ट्वेल्थ क्लास के इस सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 पार्ट में पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं बाबू? फर्स्ट पार्ट है सॉलिड, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस एंड थर्ड इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला पार्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है सॉलिड्स। सॉलिड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। जब आप सब 11th क्लास में थे तो उस समय हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, है ना? इलास्टिसिटी आप बता सकते हैं इलास्टिसिटी क्या है? सर वो मटेरियल है जो इलास्टिसिटी मटेरियल कहाँ से हो गया? बोलिए। मतलब वो मटेरियल जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर रिस्टोर हो जाता है। देखिए, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन करने का प्रयास करता है। देखिए, तो सॉलिड्स में क्या होता है कि इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये इनकम्प्रेसिबल फील होते हैं और रिजिडिटी को शो करते हैं, है ना? और इसी के साथ साथ इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इसके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, समझे, है ना? तो हम क्या कहेंगे बाबू? ऑल सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी सॉलिड्स बिहेव्स एज इनकम्प्रेसिबल एंड हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, अब देखो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि जितने भी सबस्टांस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, वो सब के सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। तो सॉलिड्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, और सॉलिड्स में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट सॉलिड्स में डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होने की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से सॉलिड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, है ना? अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट एंड रेगुलर ऑर्डर ड्यू टू विच दे हैव a definite geometrical shape. They have definite geometrical shape. Example: sodium chloride, sugar, silver, mica, diamond, copper sulfate, etc. क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो जैसा कि हमने बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसमें डेफिनिट और रेगुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, तो क्या होंगे? इसका पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लार्ज रेंज ऑर्डर। लार्ज रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और उस एक ही पैटर्न में अरेंज होते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा? वो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो क्या कहेंगे हम? इस वजह से इसके लार्ज रेंज ऑर्डर होते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन पजेज करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पजेज यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब क्या? क्रिस्टलाइन मटेरियल में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जितने भी आयन्स होंगे, एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब का वो सब इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के सब इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे ना बउआ? तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पर सारे के सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर जाएंगे, है ना? क्योंकि सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल है। जैसे एक फिक्स टेम्परेचर आएगा, उस फिक्स टेम्परेचर पर सारे के सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर जाएंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? गॉट इट? यस सर।
The next property, crystalline solids bounded by flat structures. फ्लैट स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मटेरियल हम रख रहे हैं, ये हमारा एक मटेरियल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ओके। तो इसके जितने भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे से एक पैटर्न में जुड़े हुए होंगे, जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक पैटर्न में अरेंज्ड होंगे। अब देखो मान लो कि ये एक पैटर्न है, ठीक है ना, तो ठीक ऐसा ही एक इसके नीचे होगा, समझे बाबू, ऐसा ही ठीक इसके नीचे, ऐसा ही पैटर्न इसके नीचे अरेंज होगा और ऐसा ही पैटर्न इसके ऊपर भी अरेंज होगा, समझे, और ऐसा ही पैटर्न इसके आगे और पीछे भी होगा। तो इस तरह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होंगे फ्लैट स्ट्रक्चर्स में बॉन्डेड होंगे, है ना। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या होता है बाबू, समझो इस चीज़ को। देखो एनआइसोट्रोपिक कहने का मतलब होता है कि इसके जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंप्रेसिबिलिटी, हर डायरेक्शन में अलग अलग होंगे, हर डायरेक्शन में अलग। अगर मान लेते हैं कि हम इस डायरेक्शन में इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को हम चेक कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कुछ और आएगा, ओके। अगर इस डायरेक्शन में हम आए तो इस डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और आएंगे, और अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, इधर से ऐसे आए तो इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, समझे ना। तो ये सब थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके प्रॉपर्टीज। हैव टू डिस्कस एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर मैनर एंड डू नॉट हैव डेफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक शेप। एमॉर्फस सॉलिड्स में उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स इर्रेगुलर ऑर्डर में, इर्रेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक शेप फिक्स नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, रबर, सल्फर एट्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक के ऑपोजिट होते हैं, जो इस तरह से हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। सेकेंड इज एमॉर्फस सॉलिड्स आर not bounded by flat surfaces, and the third is amorphous solids are isotropic, and 4 is amorphous solids do not possess uniform chemical composition, and the 5th is amorphous solid do not have sharp melting point.